नमस्कार। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी गणतंत्र दिवस पर निकले अन्नदाताओं के मार्च की, राजपथ पर दिखी देश की सांस्कृतिक झलक की, बताएंगे बंगाल चुनाव के लिए वाम दलों और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की कहां तक पहुंची बात, जानेंगे क्यों परेशान है कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा और बुलेटिन के आखिर में बात टिकटॉक सहित 59 ऐप पर लगे परमानेंट प्रतिबंध की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आम बजट में निजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने पर हो सकता है सरकार का जोर, कुछ बैंकों का भी निजीकरण कर सकती है सरकार। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण पेश करेंगी देश का बजट। पश्चिम बंगाल में बढ़ी ममता बनर्जी की मुश्किल, विधायक प्रबीर घोषाल ने पार्टी के 2 पदों से दिया इस्तीफा। घोषाल उत्तरपाड़ा सीट से हैं, टीएमसी से विधायक, घोषाल के बीजेपी में जाने के संकेत। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा सार्वजनिक उपक्रमों को भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बनाया गया था, लेकिन अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की हो रही है कोशिश। आरबीआई की पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने आम बजट को लेकर दी प्रतिक्रियाएं, कहा जरूरतमंदों के हाथों में पहुंचाना होगा पैसा, गरीबों की प्लेट तक पहुंचाना होगा खाना। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। कृषि कानून के विरोध में आज गणतंत्र दिवस के मौके पर अन्नदाताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें हजारों ट्रैक्टरों ने हिस्सा लिया। साथ ही हजारों की संख्या में अन्नदाताओं ने पैदल मार्च भी किया। अन्नदाताओं ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि वो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। कई मामलों में ये ट्रैक्टर मार्च ऐतिहासिक रहा, लेकिन कुछ स्थानों पर टकराव भी हुआ। तो कैसा रहा अन्नदाताओं का ट्रैक्टर मार्च, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। गणतंत्र दिवस पर आज अन्नदाताओं ने ऐतिहासिक परेड निकाली। दिल्ली से लगी टिकरी, सिंघू, नोएडा और गाजीपुर बॉर्डर से अन्नदाता ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसे। हजारों की संख्या में अन्नदाता पैदल भी मार्च कर रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर पर कई स्थानों पर अन्नदाताओं के ट्रैक्टर मार्च पर फूलों की बरसात भी हुई। ट्रैक्टर मार्च में शामिल अधिकांश अन्नदाता अपने ट्रैक्टर मार्च को तय रूट पर ले गए, लेकिन कुछ ट्रैक्टर रूट से अलग दिल्ली के दूसरे रास्तों की ओर बढ़ गए। गाजीपुर बॉर्डर से निकली रैली में शामिल कुछ ट्रैक्टर आईटीओ तक पहुंच गए, जहां दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक दिया। यहां दोनों ओर से ताकत का प्रयोग किया गया। कुछ अन्नदाता लाल किले तक पहुंच गए, जहां अन्नदाताओं ने अपना झंडा फहरा दिया। हालात खराब हो इससे पहले अन्नदाताओं के मोर्चे ने सभी को वापस धरना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए। इसके बाद अधिकांश लोग धीरे धीरे कर लाल किले से हट गए। तनाव बढ़ता देख इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। कृषक संगठन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के लोग अन्नदाताओं के आंदोलन में शामिल होकर गड़बड़ी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में सुबह से लेकर अब तक के हालात को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक हुई, जिसके बाद दिल्ली में केंद्रीय बलों की 15 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी साफ कर दिया कि पुलिस अब हंगामा करने वालों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेगी। अन्नदाताओं का मार्च ऐतिहासिक था, लेकिन आज गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम राजपथ पर था, जहां राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद परेड का आयोजन हुआ, जिसमें देश की संस्कृति की झलक दिखाई दी। साथ ही देश ने अपनी ताकत का एहसास भी कराया। देखिए ये रिपोर्ट। देश आज अपना राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजपथ पर आज राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद परेड निकाली गई थी। इसके साथ ही अलग अलग हिस्सों की संस्कृति की झलक भी दिखाई गई, जिसमें कलाकारों ने राज्यों की विशेष संस्कृति को दर्शाया। राजपथ पर झांकियों में सबसे पहले झांकी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की रही। खास बात यह है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख की झांकी गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शिरकत कर रही थी। ये झांकी लद्दाख को संघ शासित प्रदेश घोषित करने के बाद लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाकर विश्व के लिए उदाहरणात्मक प्रदेश के विजन पर केंद्रित रही। इसके साथ ही अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने भी यहाँ कई विषयों पर अपनी प्रस्तुति पेश की। इसके साथ ही राफेल ने भी खास फॉर्मेशन दिखाई। राफेल के साथ 2 जगुआर, 2 MiG-29 थे। फॉर्मेशन के कप्तान ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह ट्विटर पर लिखा कि देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। महामारी काल में आज पहली बार देश गणतंत्र का उत्सव मना रहा है। इस बार 26 जनवरी का मुख्य आयोजन कई मायनों में खास है। दरअसल इस बार का गणतंत्र दिवस स्वास्थ्य मुसीबत के बीच मनाया जा रहा है। ऐसे में कार्यक्रम में कई पाबंदियां भी रहीं।
राजपथ पर आज देश ने अपनी ताकत दिखाई। दूसरी ओर कांग्रेस और वाम दलों के बीच भी ताकत दिखाने का खेल चल रहा है। पश्चिम बंगाल में दोनों के बीच गठबंधन करने पर तो सहमति बन गई है, लेकिन सीटों के लिए पेंच उलझ गया है। वाम दल कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, जिस कारण गठबंधन फाइनल नहीं हो पाया है। देखिए ये रिपोर्ट। वाम दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरने जा रही कांग्रेस पार्टी लगातार खुद को मजबूत करने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि वो टीएमसी और बीजेपी को मात देकर सत्ता पर काबिज हो सके। वहीं वाम दल भी एक दशक बाद अपने किले पर कब्जा करने की कोशिशों में जुटे हैं। लेकिन इन रणनीतियों के बीच कांग्रेस और वाम दल के बीच सीटों को लेकर अब तक समझौता नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने चुनावी मैदान में 130 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की पेशकश की है। पहली बैठक में सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बनी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत 4 सदस्यों ने गठबंधन में शामिल 5 वामपंथी दलों के प्रतिनिधियों के साथ पहली औपचारिक बैठक की। चौधरी ने कांग्रेस के पिछले चुनावी नतीजों के आधार पर इस बार 130 सीटों की मांग रखी है। पिछली बार कांग्रेस से ज्यादा सीटों पर लड़ने वाले वाम दल 26 सीटों पर सफल हुए थे। वहीं कांग्रेस राज्य में 294 में 92 सीटों पर ही लड़ी थी और इसके 44 विधायक जीते थे। इसीलिए कांग्रेस अब की बार ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। अब देखना होगा कि दोनों दलों के बीच सीटों का गणित कैसे बैठता है। गठबंधन तो तय हो गया, लेकिन वाम दलों और कांग्रेस के बीच सीटों पर पेच फंस गया है। कर्नाटक में भी विभागों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। कर्नाटक में येदियुरप्पा ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी कर दिया, लेकिन मंत्रियों के विभागों का ये बंटवारा अब येदियुरप्पा को भारी पड़ रहा है। कई मंत्री नाराज हैं तो अब येदियुरप्पा को आंख दिखा रहे हैं। ऐसे में येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीएम येदियुरप्पा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही अंतर विरोधों का सामना कर रहे हैं। पहले मंत्री बनाने को लेकर पार्टी के विधायकों के विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तमाम मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर असंतोष दिखने लगा है। सरकार के चौथे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भले ही बागी विधायक सुधाकर और मधुस्वामी को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस फैसले ने कुछ और मंत्रियों में असंतोष बढ़ा दिया है। सोमवार को कर्नाटक सरकार में मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर कुछ मंत्रियों ने अपना सांकेतिक विरोध शुरू किया है। विरोध करने वाले लोगों में मंत्री आनंद सिंह का नाम शामिल है, जिन्हें हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर, हज और वक्फ विभागों का जिम्मा दिया गया है, लेकिन उन्हें बड़े मंत्रालय से छोटे विभाग का मंत्री बनाया गया। ऐसे में लोगों के बीच उनकी काबिलियत को लेकर संदेह की स्थिति हो सकती है। आपको बता दें कि पहले से ही कर्नाटक में बीजेपी के 2 दर्जन विधायकों ने येदियुरप्पा सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन अब मंत्रियों का असंतोष पार्टी और येदियुरप्पा सरकार को मुश्किल में डाल सकता है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार की परेशानी बढ़ी हुई है तो गुजरात में कांग्रेस परेशान है, क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक और नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने गुजरात में निकाय चुनावों की तैयारियां भी पूरी कर ली है। तो निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की क्या है रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 में होना है, लेकिन उससे पहले राज्य में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच बीजेपी लगातार कांग्रेस में सेंधमारी कर रही है। चुनाव के बाद से ही कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में जा चुके हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस अब अपनी पार्टी को मजबूती देने में जुट गई है। ऐसे में कांग्रेस अब एक्टिव होती नजर आ रही है और अब पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार की है। बता दें कि पार्टी ने दल बदल की समस्या से निपटने के लिए एक डैमेज कंट्रोल कमेटी बनाई है, जिसके मद्देनजर कांग्रेस के गुजरात के प्रभारी राजीव सातव ने कहा कि ऐसे नेताओं को टिकट दिया जाएगा जो पार्टी के प्रति वफादार होंगे। उन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा जो कांग्रेस छोड़ दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। बता दें कि निकाय चुनाव की घोषणा के बाद ही झाड़ेश्वर के कांग्रेस नेता कौशिक पटेल अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा अंकलेश्वर में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद अब कांग्रेस एक्टिव मोड में जाती दिख रही है। अब कांग्रेस की बनाई गई ये डैमेज कंट्रोल कमेटी कितना कमाल दिखा पाएगी, ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस की तैयारियों से बीजेपी की राह मुश्किल होती जरूर दिख रही है। कांग्रेस गुजरात में खुद को एकजुट करने के साथ ही बीजेपी को भी साध रही है। गुजरात में 2022 में चुनाव है, लेकिन कांग्रेस अभी से इसकी तैयारी में जुट गई है। वैसे तैयारियां तो अयोध्या में भी चल रही हैं मस्जिद के निर्माण की, और आज मस्जिद की आधारशिला भी रख दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण के बाद मस्जिद निर्माण का शिलान्यास कर दिया गया।
इसका शिलान्यास उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी और उसके सदस्यों ने किया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले पौधारोपण किया गया, इसके बाद ध्वजारोहण करके शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अयोध्या के धन्नीपुर की 5 एकड़ जमीन पर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की ओर से मस्जिद समेत हॉस्पिटल और कल्चरल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जानी है। इन सभी के निर्माण की तैयारी फाउंडेशन ने शुरू कर दी है। इंडो इस्लामिक कल्चरल ने नींव की खुदाई से पहले मिट्टी का परीक्षण कराने का फैसला लिया है। इसकी जिम्मेदारी गुंजन सॉयल कंपनी को दी गई है। इसके लिए सोमवार को ही मिट्टी की जांच करने का काम शुरू हो गया था। कंपनी ने इस 5 एकड़ जमीन में 3 स्थानों को सॉयल टेस्टिंग के लिए चिन्हित किया है। इसमें एक जगह से मिट्टी निकाली गई है। ये काम 3 दिन तक चलेगा। मिट्टी की जांच रिपोर्ट 15 दिन में आ जाएगी, जिसके बाद जल स्तर और मौजूद सॉल्ट की जांच होगी। अयोध्या के धन्नीपुर मस्जिद का नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण से पास कराया जाएगा। नक्शा दिल्ली से मंगाया गया है, जिसके आने के बाद उस पर हस्ताक्षर करके आर्किटेक्ट को भेज दिया जाएगा और फिर आर्किटेक्ट विकास प्राधिकरण में जाकर नक्शा दाखिल करेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात चीनी ऐप्स पर सरकार के फैसले की। महामारी के समय जब सब अपने घरों में बंद थे, तब चीन अपने गलत इरादों से बाज नहीं आ रहा था, जिसके बाद भारत और चीन के बीच के रिश्तों में तनाव बढ़ने लगे थे और भारत ने चीन के प्रति अपनी सख्ती दिखाते हुए सैकड़ों चीनी ऐप्स को बैन कर दिया। लेकिन बैन के बाद यह खबर आती रही है कि इसे वापस लाया जा सकता है। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है जिससे इन ऐप्स की वापसी का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। तो क्या है वो खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। टिकटॉक, पबजी और ऐसे कई चीनी ऐप्स के बैन के बाद ऐसी खबर आती रही कि ये ऐप्स वापस आ सकते हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो चीन के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था उनके अब वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। भारत चीनी ऐप्स पर नरमी दिखाने को तैयार नहीं है। इन ऐप्स को परमानेंट बंद कर दिया गया है। भारत ने टिकटॉक, वीचैट, यूसी ब्राउजर सहित 59 चाइनीज ऐप पर पिछले साल जून में टेम्पररी बैन लगाया था, जिसके बाद इन ऐप्स से यूजर डेटा कलेक्शन को लेकर जवाब मांगा गया था। मगर अब जो खबर आ रही है उसमें बताया गया है कि भारत ने इन ऐप्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया है। बताया जा रहा है कि ऐप्स के जवाब से नाखुश मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मीटी ने इन ऐप्स पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया है। अभी तक भारत सरकार ने 200 से अधिक ऐप्स पर बैन लगा दिया है, जिसमें पॉपुलर गेम पबजी मोबाइल भी शामिल है, जिसके बाद से पबजी भारत में वापसी की लगातार कोशिश कर रहा है और इसी के तहत नवंबर में कंपनी ने भारत के लिए पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च करने की बात कही थी। लेकिन आरटीआई में ये बात साफ हो गई है कि सरकार ने अभी इसे रीलॉन्च की परमिशन नहीं दी है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।